मत हो जी परेशान, करो जी माथा बच्ची, निकलेगा समाधान, करो जी माथा बच्ची। अब छूटेगी जान, करो जी माथा बच्ची, मत हो जी परेशान, करो जी माथा बच्ची। मत हो जी परेशान, निकलेगा समाधान, अब छूटेगी जान, करो जी माथा बच्ची। माता बच्ची। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम वाजपेयी आपके सामने माथा पच्ची का एक नया एपिसोड लेके आया हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के बदलते कल्चर के बारे में। मेरे साथ मेरे पिताजी डॉक्टर प्रमोद कुमार वाजपेयी हैं। ही इज़ अ मैन हु ईट्स लिव्स एंड ब्रीथ्स सोशल वर्क। तो मेरी नज़र में इनसे बेहतर कोई नहीं था इस बारे में बात करने के लिए। तो इससे पहले कि आप शुरू हो, मैं आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहूँगा। कल्चर है क्या? Culture is a sum total of how we live, how we dwell, how we behave, how we dress, how we conduct ourselves in the society. So सब कुछ मिल के कल्चर बनती है। जी, आपने सुना होगा, हम अपने दादी नानी से सुनते हैं कि इस उम्र के लोग अपने कल्चर से बहुत दूर आ गए हैं। हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते, हमें अपने ट्रेडिशंस यहाँ तक कि पता भी नहीं होते आधे। तो आपका क्या मानना है कि क्या हम सही में अपने कल्चर से दूर आते जा रहे हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रुकी हुई हो एक तालाब के पानी की तरह। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो सतत प्रवाहित नदी की तरह से लगातार बहती रहती है। और कल्चर को इस तरह से समझना चाहिए कि जो ट्रेडिशंस हैं वो कल्चर को अपहोल्ड करने के लिए बनाए जाते हैं समाज के द्वारा। तो ये तब संभव है जब एक यूनिफाइड समाज हो। जी। लेकिन भारत में कोई यूनिफाइड समाज नहीं है। भारत का समाज अनेक धर्मों में, अनेक जियोग्राफिकल एरियाज में, अनेक तरह के एथनिक ग्रुप्स में बटा हुआ है। जी। तो जितने एथनिक ग्रुप्स होंगे उनकी अपनी कल्चर होगी, जितनी जातियां या धर्म होंगे वो लोग अपनी कल्चर पोर्ट्रे करते हैं। और इसी तरह से जो जियोग्राफिकल एरिया है वो भी बहुत सारा इम्पैक्ट लेके आता है कि हम कैसे जिएंगे। तो जैसे पहाड़ पे रहने वाले लोग एक डिफरेंट तरह का जो सिस्टम फॉलो करते हैं, और कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग एक डिफरेंट तरह के कल्चरल कोनोटेशन के साथ में जीते हैं। मैदानों में रहने वाले लोग कमोबेश एक जैसा आचरण करते हैं। तो उसका जो जियोग्राफिकल एरिया है इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे व्यवहार के ऊपर। लेकिन आज सबसे ऊपर दो चीज़ें हैं जो इनके सब के ऊपर भारी पड़ रही हैं। पहली, शिक्षा। जब आप शिक्षा लेते हैं, और शिक्षा जिसको हम आज मॉडर्न एजुकेशन कहने लगे हैं, वो मॉडर्न एजुकेशन ही हमें अपनी रूट्स से या कल्चर से दूर कर रही है। जी। और इसीलिए हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को कोसते रहते हैं हमेशा। दूसरी है मार्केट। बाजार एक ऐसी चीज़ है जो नित्य नए प्रोडक्ट्स लेके आती है, और आपके हर चीज़ को वो प्रभावित करती है। तो खाने पीने से लेकर और शादी ब्याह करने तक हर चीज़ मार्केट के द्वारा प्रभावित है। तो इन दो चीज़ों को निपटना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, या इनके साथ में निपटने का मतलब है इनके साथ कदम ताल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। जी। अभी हाल ही में आपके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था जिसका टाइटल था कि रिविजिटिंग इंडियन कल्चर। तो क्या हमें सही में ज़रूरत है अपने कल्चर को रिविजिट करने की? हाँ, बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि बाहरी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है हमारे कल्चरल इथॉस के ऊपर। यद्यपि भारत में कोई एक जैसी संस्कृति नहीं है, या जैसे मैंने अभी पहले बताया है विस्तार से कि कल्चर थोड़ा सा संदर्भ को लेकर होती है, यानी जियोग्राफिकल संदर्भ है, या धार्मिक संदर्भ है, या एथनिक संदर्भ है। तो उन संदर्भों से संस्कृति निकलती है। फिर भी कमोबेश भारत के लोग एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, एक जैसी संस्कृति फॉलो करते हैं, जो वैदिक काल से लेकर, पौराणिक काल से लेकर और आज तक हमारी चली आई है। और जो शंकराचार्यों ने हमारे धर्म के
4 मठ बनाए थे, वो साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में 4 बनाए थे। उसका मतलब यही था कि ये लोग एक तरह से 4 पिलर्स ऑफ आवर कल्चर काम करेंगे और लोगों का आदान प्रदान रहेगा, तो नॉर्थ वाला साउथ में जाएगा, साउथ वाला ईस्ट में आएगा, ईस्ट वाला वेस्ट में जाएगा, और इस तरह से हमारे तीर्थाटन के माध्यम से हम एक दूसरे के कल्चर से या रूबरू होते रहेंगे, और हमारी भारत की एक जो अखंड संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति है, वो अक्षुण्ण रह पाएगी, या सब लोग उसके बारे में जान पाएंगे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही हैं। आज बाजार और शिक्षा व्यवस्था दोनों बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, जिनका कई बार ऐसा लगता है कि हमारी रूट से अलग जा रहे हैं। इसलिए उनको पुनरीक्षित करने की, रिविजिट करने की ज़रूरत है। जी। तो रीविजिटिंग के साथ साथ हम एक समाज का तुक्का देखते हैं जो पुराने कल्चर्स को, पुरानी चीज़ों को पकड़ के, जकड़ के बैठना चाहता है और उनको लेट गो नहीं करना चाहता। वो नए बदलावों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो आपका उनके बारे में क्या विचार है? मैंने जैसे पहले कहा कि संस्कृति या कल्चर एक नदी के सतत प्रवाह की तरह से है, ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। तो हमें नए जो बदलाव आ रहे हैं उनको आत्मसात करना पड़ेगा, और पुराने जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अक्षुण्ण रखना पड़ेगा। तो हमारा नारा है कि विरासत भी, विकास भी। जी। अगर हम अपनी विरासत भूल जाएंगे, इसका मतलब जैसे पेड़ की जड़ से उसको अलग कर दिया गया हो, तो पेड़ भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। ऐसे ही हमें भी अपने रूट्स को जरूर ध्यान करना चाहिए, लेकिन हमें नए की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे लिए हितकर हो। जी। तो आपके अनुसार संस्कृति कौन बनाता है, कल्चर कौन बनाता है, ये कहाँ से आता, कहाँ से है ये कल्चर? कल्चर बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है, और जैसे कि हमारे धार्मिक आख्यान, जिनको हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं, उसमें लिखते हैं, जैसे हमारी मनुस्मृति है उसमें लिखा हुआ है कि कैसे आप जिएंगे, जीने के तरीके हैं। उसके बाद में अगर युद्ध और शासन कौशल की बात करें तो चाणक्य नीति, चाणक्य के अर्थशास्त्र में परिभाषित की गई है। इसी तरह से जो पुस्तकें हैं अच्छे लेखकों की, विद्वानों की, वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। किसी भी देश का या समाज का कानून जो है वो संस्कृति को बनाने में करता है। सिनेमा जैसे आधुनिक काल में है, तो सिनेमा का भी बाजार, शिक्षा जैसे मैंने पहले ही बताया, और समय समय पर कोर्ट के निर्णय हैं वो भी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। तो ये इस तरह से संस्कृति चलती रहती है, और जैसे कहा जाता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं इमर्ज होती हैं नई नई तरह की, वैसे वैसे रहन सहन का जो तरीका है वो भी इम्प्रोवाइज होता है, और वो बाद में कल्चर का स्वरूप ले लेता है। तो फिर जो मेरी पीढ़ी का एक युवा है, जो मेरी उम्र का है, 19-20 साल का, 25 साल तक का, वो आगे आने वाले समावेश में और हमारे ट्रेडिशंस में किसको चुने, कैसे बैलेंस करे? नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो वो बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह से होता है, जी। लेकिन परिवार में, समाज में उसको संस्कारित किया जाता है, जिसका नाम है समाजीकरण। जी। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कूले, और कूले का कहना था कि कूले की थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसका मतलब ये है कि समाज रूपी आईने में व्यक्ति खुद को देखता है। यानी आप अपनी कैसी इमेज बनाना चाहते हैं, ये समाज रूपी आईने में देख के आपको पता लग जाएगा। यानी कि आपका जो काम करने का तरीका है, ड्रेसिंग सेंस का तरीका है, अभिवादन का तरीका है, व्यवहार करने का तरीका है, इवन सोचने का तरीका है, वो सब आपके पारिवारिक संस्कार, सामाजिक संस्कार और आपका अपना एक जो जेनेटिक कोड है, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं। रह गया नए पुराने का कोई द्वंद्व नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये एक सतत प्रवाहशील कल्चर होती है। तो जो कोई सतत प्रवाहशील है उसमें कहीं से भी आप शुरू हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, अगर आपके अपने कोई बायसेज ना हो। दूसरी बात है कि आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जो आपके संदर्भ की संस्कृति में फिट नहीं होता। जी।
तो ऐसा करिए कि जो आपके जो संदर्भित संस्कृति है उसमें जो चीज़ फिट इन होती हो, या जो आपके परिवार में सिखाया गया हो, या जो आपके बड़े बुजुर्ग आपको मार्ग कह रहे हैं, उसमें आप चुनाव करना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो कई बार आपको डिविएंट करार दे दिया जाता है। लेकिन ये एक सतत नेगोशिएशन भी है कि आप कोई नई चीज़ सीख के आए तो फिर उसको परिवार के सामने रखिए कि क्या ये ठीक है, या आप कोई गलत काम करेंगे तो परिवार खुद ही टोक देगा। जहाँ पर परिवार में नानुकुर या विरोध होने लगे, समझ लो वो काम गलत है, तो वहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो ये मुश्किल काम नहीं है। मेरी समझ से हमें बड़ों से भी सीखने की ज़रूरत है और नवाचार भी लाने की ज़रूरत है। दोनों तरह से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। हमें भारत की संस्कृति, यानी जब हमारा देश का संकल्प है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु तो तभी बनाएंगे जब हम कल्चरल रूप से भी, हमारी कल्चर ऐसी होनी चाहिए जो दुनिया के लोगों को प्रभावित करे। जैसे हाथ जोड़ के अभिवादन करना, ये सबको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हमारी दूसरी कल्चर, अभी आपने देखा कि दुनिया भर के सब फॉरेन मिनिस्टर्स और लीडर्स ने आके हमारे यहाँ होली मनाई है, तो हमारे तीज त्यौहार सबको अच्छे लगने लगे हैं। तो ऐसे ही हमारे तीज त्यौहार हैं, दुनिया भर में फैल जाएंगे। हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी तरह का बात व्यवहार सब जगह फैल जाएगा। तो देखिए आप, बात दुनिया भर में मंदिर बन रहे हैं, दुनिया भर में संस्कृत समझने वाले लोग हैं, दुनिया भर में कृष्ण की और दूसरों की भक्ति के इस्कॉन वगैरह हैं, उसमें फॉलोइंग बढ़ रही है। तो भारतीय संस्कृति का तो प्रचार प्रसार दुनिया में हो रहा है, और हमें अपनी भारतीयता को, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी भी है, कल्चर हमें एक आइडेंटिटी देती है, और अगर हम अपनी कल्चर छोड़ देंगे तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जब हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं किसी वर्ल्ड कांग्रेस में, तो वहाँ पर सब देश के लोग अपनी अपनी वेशभूषा पहन के आते हैं, और उससे पता लग जाता है कि ये किस देश का नागरिक है। एक बार मैं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोशल वर्क में गया था, और जब हम कुर्ता धोती पहन के गए एक दिन, तो लोग मेरे पास सेल्फी लेने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए आने लगे। लेकिन वो 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, और जब हम तीसरे दिन करीब पैंट शर्ट पहन के गए नॉर्मल ड्रेस में, तो कोई हमारे पास नहीं आया। यानी कि जब हम अपनी वेशभूषा पर या अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं तो दुनिया हमारे को सलाम करती है। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति पर खुद नहीं गर्व कर पाते, तो फिर दुनिया से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी संस्कृति पर गर्व करेगी या हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को मानेगी। तो हमें सबसे पहले अपनी कल्चर को पर गर्व करना सीखना चाहिए। जी, आपने बहुत खूब जवाब दिया। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द वे अहेड, व्हाट इज़ द वे अहेड ऑफ इंडियन कल्चर? भारत में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे जियोग्राफिकल एरियाज और एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं। तो हमारी एक समग्र समन्वित कल्चर होनी चाहिए, और है भी। हमारी संस्कृतियों में जो संदर्भ संस्कृतियां हैं, यानी कोई जियोग्राफिकल एरिया को लेकर, कोई एथनिक ग्रुप को लेकर, उनमें कोई बहुत बड़ा भेदभाव नहीं है। कमोबेश भारत भूमि पर एक तरह की संस्कृति है। तो लेकिन अगर कहीं कुछ परिवर्तन आते हैं या कोई नवाचार होता है, तो उसको भी आत्मसात करना चाहिए। हमारी कल्चर तो सदैव से इंक्लूसिव रही है, और आगे भी हमें इसको इंक्लूसिव रखना पड़ेगा। मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है और हमारी प्रकृति खिल के पुष्प और हरे हरे पत्ते लेके आ जाती है और नए मौसम का स्वागत करती है, हमारे इंसानों को भी चाहिए कि अगर कोई नई संस्कृति या कोई नया नवाचार आता है संस्कृति में, तो उसको भी हम एम्ब्रेस करें, उसको भी हम बड़ी अच्छी तरह से स्वागत करें, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन को रजिस्ट करने में हम जितनी ऊर्जा अपनी खर्च करते हैं, उससे अच्छा है कि हम परिवर्तन को अनुकूलन करने की उसमें ऊर्जा लगाएं, कि अगर कोई परिवर्तन होता है तो हमारी संस्कृति के अनुरूप हो सके, और इस तरह से हम एक इंक्लूसिव कल्चर को, समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, जो असल में हमारी भारत की पहचान होगी। जी, मुझे लगता है ये एक बहुत कंक्लूसिव एंड होगा इस बात को, इस माथापच्ची को ख़त्म करने का। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ माथापच्ची के एक और एपिसोड को देखने के लिए।
आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। इससे हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है और हमारे को नई चीज़ें पता लगती हैं आपके बारे में कि आप लोग क्या चाहते हैं हमसे और आपके विचारों के बारे में। लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन फर्दर इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू। धन्यवाद।